करने चले जाते हैं, तभी सीन अचानक शिफ्ट होता है। अब हम कवाकी को देखते हैं जो उजुमाकी हाउस के अंदर अकेला बैठा होता है। जो लोग बोरुटो देख चुके हैं वो जानते हैं कि एडा की ओमनिपोटेंस एबिलिटी की वजह से अब रियलिटी बदल चुकी है। इस बदली हुई रियलिटी में पूरी दुनिया कवाकी को ही नारुतो का बेटा मानती है और इसी वजह से कवाकी अब नारुतो के घर में रह रहा होता है। कवाकी चुपचाप बैठा नारुतो के बारे में सोच रहा होता है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देती है। वो अपनी आंखें बंद करता है और अपना कोकुगन एक्टिवेट करता है। अगले ही पल वो अपनी डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाता है। ये वही डायमेंशन होती है जहाँ नारुतो और हिनाटा को सील करके रखा गया था। कवाकी अक्सर यहाँ आता था। हर बार वो दोनों को वैसे ही देखता था, हवा में जमे हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले थे। लेकिन इस बार जैसे ही कवाकी वहाँ पहुँचता है उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता है। नारुतो वहाँ नहीं होता और हिनाटा भी वहाँ नहीं होती। पूरी डायमेंशन खाली होती है। कवाकी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, उसकी सांस तेज हो जाती है। वो घबराई हुई आवाज में बोलता है, ये कैसे मुमकिन है? मेरे अलावा यहाँ कोई आ या जा नहीं सकता। तो फिर वो दोनों आखिर गए कहाँ? फिर और एक 15 दिन का टाइम स्किप दिखाई देता है। लेकिन उसी समय टाइम चेंबर के अंदर 15 साल बीत चुके होते हैं। अब हम टाइम चेंबर के अंदर देखते हैं जहाँ वेजिटा अपने सुपर साइयन ब्लू फॉर्म में खड़ा होता है। उसकी ऑरा भारी होती है, पूरी जगह दबाव से कांप रही होती है। थोड़ी दूरी पर गोकू शांत बैठा होता है, आंखें बंद, गहरी मेडिटेशन में, और सामने एक ऐसी प्रेजेंस खड़ी होती है जो पहले जैसी नहीं रही होती। हम उस आदमी को देखते हैं, ये नारुतो होता है। उसका पूरा शरीर केसीएम चक्रा से कांप रहा होता है। लेकिन ये कोई आम केसीएम मोड नहीं होता। इस बार उसका केसीएम मोड कहा जाए तो बारियन मोड के बराबर होता है, क्योंकि उस वक्त नारुतो के अंदर हाफ कुरामा था और अब उसके अंदर पूरा कुरामा वापस आ चुका होता है शेनरन की वजह से। नारुतो की आंखें धीरे धीरे चमकने लगती हैं। उन आंखों में सेज मोड का परफेक्ट बैलेंस भी होता है और कुरामा की फेरोसिटी भी। दोनों की एनर्जी मिलकर उसकी आंखों में एक क्रॉस शेप पैटर्न बना देती है। ये कोई नॉर्मल एवोल्यूशन नहीं होती। टाइम चेंबर के अंदर अचानक दबाव कई गुना बढ़ जाता है। हवा भारी हो जाती है। गोकू अपनी मेडिटेशन से आंखें खोलता है। वो खड़ा हो जाता है। नारुतो दोनों के सामने आकर हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, वेजिटा और गोकू, तुम दोनों का शुक्रिया। तुम दोनों की वजह से मैं अपनी असली पावर को कंट्रोल कर पाया। इतना कहते ही नारुतो की चक्रा और भी ज्यादा हो जाती है। अगले ही पल नारुतो अपनी आंखें बंद करता है और फिर वो सुपर साइयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोल्डन लाइटनिंग उसके शरीर के चारों तरफ बिजली की तरह दौड़ने लगती है। नारुतो दोबारा अपनी आंखें खोलता है। उसकी एक आंख का रंग गहरे समुद्र जैसा नीला होता है और उस आंख के भीतर इन्फिनिटी सिंबल का पैटर्न साफ दिखाई देता है। यही उसका डोजुत्सु होता है, शिंकाइगन। वो आंख जो उसे शेनरॉन से मिली थी। वेजिटा और गोकू दोनों हल्की मुस्कान देते हैं, जैसे उन्हें अपने स्टूडेंट पर गर्व हो। दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और एक पल के लिए भी आपको मजा आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नारुतो का शिंकाइगन अनलॉक हो चुका है और अगली वीडियो में हम पहली बार देखेंगे कि इस डोजुत्सु की असली एबिलिटीज क्या हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चारों ओर बहती हुई सुनहरी चक्रा न सिर्फ हवा को भारी बना रही होती है, बल्कि उसी चक्रा के भीतर सुपर साइयन रेज भी पूरी तरह स्थिर होकर उसकी ऊर्जा का हिस्सा बन चुकी होती है। और इसी के साथ उसकी एक आंख में शिंकाइगन शांत लेकिन बेहद गहराई के साथ एक्टिवेट दिखाई देता है, जैसे तीनों ताकतें अब अलग अलग नहीं बल्कि एक ही शरीर में पूरी तरह संतुलन के साथ मौजूद हों। तीनों ताकतें एक साथ एक ही शरीर में पूरी तरह उसके नियंत्रण में। पूरा टाइम चेंबर उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा होता है, जहाँ कोई आवाज नहीं है, लेकिन दबाव इतना गहरा है कि गोकू और वेजिटा भी बिना बोले उसकी ताकत को समझने लगते हैं। वेजिटा नारुतो को ध्यान से देखता है। उसकी आंखों में साफ तौर पर तुलना झलकती है और फिर वो धीमी लेकिन ठहरी हुई आवाज में कहता है कि इतनी ताकत हासिल करने के बाद भी अगर कोई उसे पूरी तरह काबू में रख पा रहा है तो ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। गोकू शांति से आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब नारुतो की ताकत सिर्फ तेज या खतरनाक नहीं लगती, बल्कि उसमें वो बैलेंस दिखाई दे रहा है जो असली लड़ाइयों में फर्क पैदा करता है। और अगर वो चाहे तो यहाँ रुककर अपनी ट्रेनिंग को और आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि इस जगह की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ बिताया गया हर लंबा वक्त बाहर की दुनिया में बहुत कम असर डालता है। नारुतो एक कदम आगे आता है। उसकी आवाज में न कोई लालच होता है और न ही घमंड, और वो साफ शब्दों में कहता है कि उसे और पावर नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए ये ताकत पहले से ही काफी है। और अब उसका मन सिर्फ अपने घर लौटने की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वहाँ इस वक्त हालात कैसे होंगे। उसके ये कहते ही कुछ पल के लिए पूरा टाइम चेंबर खामोश हो जाता है, जैसे हर चीज ने एक साथ सांस रोक ली हो। वेजिटा हल्की सांस छोड़ता है, नारुतो की तरफ देखता है और बिल्कुल कैजुअल लेकिन चुभती हुई टोन में बोलता है, वैसे भी अब यहाँ ज्यादा रुकना ठीक नहीं है। इतनी बेचैनी देखकर तो यही लगता है कि तुम्हें अपनी वाइफ की याद आ रही है ना? ये सुनते ही नारुतो थोड़ा चौंक जाता है। उसके गाल हल्के से लाल पड़ जाते हैं और वो घबराकर तुरंत बोल उठता है, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गोकू ये सब देखकर अपनी मुस्कान रोक नहीं पाता और कहता है कि चलो अब बाहर ही चलते हैं। नारुतो अपना केसीएम मोड डीएक्टिवेट कर देता है और उसके चारों ओर बह रही सुनहरी चक्रा धीरे धीरे शांत हो जाती है। तीनों टाइम चेंबर से बाहर निकलते हैं और जैसे ही दरवाजा खुलता है हिनाटा की नजर सीधे नारुतो पर पड़ती है, जिसके बाद वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ती है और नारुतो को कसकर गले लगा लेती है। नारुतो भी कुछ नहीं बोलता, वो बस एक पल के लिए आंखें बंद कर लेता है और उस पल उसके चेहरे पर ऐसा सुकून दिखाई देता है जैसे सारी लड़ाइयाँ, सारी ट्रेनिंग और सारी थकान उसी एक पल में खत्म हो गई हो। थोड़ी दूरी पर खड़ी बुल्मा ये सब देखती है और वेजिटा की तरफ देखकर हल्की मुस्कान देती है, जबकि गोकू इधर उधर नजर घुमाकर ये कह देता है कि उसे अब छीची के पास लौटना चाहिए। बुल्मा हंसते हुए जवाब देती है कि पहले खाना तो खा लो, उसके बाद जहाँ जाना है चले जाना। कुछ देर बाद सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और गोकू हमेशा की तरह खाने में सबसे ज्यादा खुश दिखाई देता है। खाना खत्म होने के बाद बुल्मा नारुतो की तरफ देखकर पूछती है कि अब वो वापस जाएगा कैसे, और फिर ये भी जोड़ती है कि इस बार शेनरॉन से विश मांगने का कोई रास्ता भी नहीं है। नारुतो बिना कुछ बोले शांति से आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं होती और चेहरा पूरी तरह शांत रहता है। तभी उसके सामने स्पेस खुद ब खुद मुड़ने लगती है और धीरे धीरे एक पोर्टल बन जाता है। नारुतो रुकता है, हल्की मुस्कान के साथ पीछे मुड़ता है और उसी पल उसकी आंख में शिंकाइगन की गहराई साफ दिखाई देती है।
जिसके बाद वो शांत आवाज में बताता है कि उसकी शिंकाइगन की एक एबिलिटी डायमेंशन ट्रैवल है, जिसकी मदद से वो किसी भी डायमेंशन या टाइमलाइन में जा सकता है। हिनाता एक कदम आगे बढ़कर सबकी तरफ देखती है और दिल से धन्यवाद कहती है कि अगर ये सब लोग साथ न होते तो वो यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते। गोकू और बुल्मा हल्की मुस्कान देते हैं, जबकि वेजिटा कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखें साफ बता देती हैं कि वो सच में खुश था। फिर हिनाता नारुतो के पास आती है और धीरे से नारुतो का हाथ पकड़ लेती है। नारुतो उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान देता है और बुल्मा ये कहते हुए विदा देती है कि अगर पोर्टल से जा सकते हो तो फिर से जरूर आना। नारुतो गोकू और वेजिटा की तरफ देखता है, दोनों सिर हिलाकर उसे विदा देते हैं और फिर नारुतो और हिनाता एक दूसरे की तरफ देखकर साथ साथ पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, जिसके साथ ही ड्रैगन बॉल यूनिवर्स से जुड़ा हुआ वो पोर्टल भी धीरे धीरे बंद हो जाता है। जैसे ही पोर्टल पूरी तरह बंद होता है उसी पल सीन बदल जाता है और अब हम कोनोहा के आउटस्कर्ट्स को देखते हैं, जहाँ चारों तरफ तबाही के निशान साफ दिखाई दे रहे होते हैं, क्योंकि गांव पर अभी अभी एक भयानक हमला हुआ होता है और इसी वजह से हिमावारी, चोचो और इनोजिन जंग के मैदान में मौजूद होते हैं। तीनों इस वक्त ममूशी नाम के एक खतरनाक दुश्मन से लड़ रहे होते हैं, जो कोई साधारण विलेन नहीं बल्कि 10 टेल्स के एक हिस्से से पैदा हुआ एक गॉड ट्री होता है और जिसकी नजर अब सीधे कोनोहा पर टिकी होती है। इसी कारण उसने अपने सैकड़ों क्लोन्स गांव की तरफ भेज दिए होते हैं। हिमावारी अकेले ही 3 ममूशी क्लोन्स के सामने खड़ी होती है और उसके शरीर के चारों ओर कुरामा का चक्रा साफ तौर पर फैल रहा होता है, क्योंकि कुरामा उसके अंदर बेबी फॉर्म में रीबॉर्न हो चुका होता है। यही बहुत से लोगों के मन में एक सवाल उठ सकता है कि अगर नारुतो के अंदर कुरामा मौजूद है तो फिर कुरामा हिमावारी के अंदर कैसे आ सकता है, और इसका जवाब ये है कि असल में कुरामा का चक्रा हिमावारी के अंदर पहले से ही मौजूद था, जो समय के साथ साथ वहीं से रिबॉर्न हुआ। लेकिन ये कुरामा ओरिजिनल नहीं बल्कि उसका रिबॉर्न फॉर्म था। नारुतो के अंदर जो कुरामा मौजूद है वो शेनरॉन की विश से रिवाइव हुआ ओरिजिनल कुरामा है, ठीक उसी तरह जैसे कभी इंड्रा और अशूरा का चक्रा पहले मदारा और हशिरामा में दिखाई दिया था और बाद में नारुतो और सस्के तक आगे बढ़ा। इसी कुरामा चक्रा की वजह से हिमावारी अकेले ममूशी के क्लोन्स का सामना कर पा रही होती है, लेकिन तभी अचानक सारे ममूशी क्लोन्स एक साथ हमला कर देते हैं और पूरा इलाका चक्रा के टकराव से कांप उठता है। जमीन हिलने लगती है और चारों तरफ धूल और ऊर्जा फैल जाती है। दूर से शिकादाई और चोचो चिल्लाते हैं, हिमावारी संभल कर। हिमावारी एक पल के लिए आंखें बंद कर लेती है और उसी पल एक जोरदार धमाका पूरे मैदान में गूंज उठता है। जब धुआं धीरे धीरे हटता है तो हम देखते हैं कि सारे ममूशी क्लोन्स जमीन पर गिरे पड़े होते हैं और उनके बीच खड़ा होता है नारुतो। नारुतो अपने केसीएम फॉर्म में होता है, उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी चक्रा की लहरें बह रही होती हैं और जैसे ही वो खड़ा होता है पूरा युद्ध का मैदान अचानक शांत हो जाता है। हिमावारी आंखें खोलती है और सामने अपने पिता को खड़ा देखकर एक पल के लिए सन्न रह जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर दूसरी तरफ जाती है जहां नारुतो के ठीक पीछे हिनाता खड़ी होती है और उसका हाथ नारुतो के कंधे पर टिका होता है। एक पल के लिए पूरा जंग का मैदान बिल्कुल शांत हो जाता है और हिमावारी के साथ साथ वहाँ मौजूद हर कोई स्तब्ध रह जाता है। शिकादे, चोचो और इनोजिन एक साथ बोल उठते हैं, लॉर्ड सेवेंथ। हिमावारी अपने माता पिता को अपने सामने देखकर कांप जाती है और भर्राई हुई आवाज में चिल्लाती है, डैडी, मॉम। फिर वो दौड़ते हुए नारुतो और हिनाता की तरफ जाती है, दोनों को कसकर गले लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। रोते हुए वो बस इतना कह पाती है, मुझे पता था आप लोग जिंदा हैं। नारुतो हल्की मुस्कान के साथ उसके सिर पर हाथ फेरता है और हिनाता उसे अपनी बाहों में भर लेती है। तभी नारुतो धीमी आवाज में बोलता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है और गांव पर ऐसा हमला क्यों हो रहा है, और उसी पल उसके मन में कई सवाल एक साथ उठने लगते हैं। उसकी नजर बैटलफील्ड पर घूमती है और तभी उसका शरीर एक पल के लिए सख्त हो जाता है। नारुतो हिमावारी की तरफ देखता है और उसके अंदर से निकलती हुई चक्रा उसे साफ महसूस होती है। कुरामा की चक्रा। नारुतो समझ नहीं पा रहा था कुरामा की चक्रा यहाँ कैसे हो सकती है। नारुतो की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो पूरी तरह शॉक में चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है बोरुतो की तरफ। बोरुतो गांव से थोड़ी दूरी पर खड़ा होता है। उसके पैरों के नीचे ममूशी के 5 क्लोन्स जमीन पर गिरे होते हैं। लड़ाई खत्म हो चुकी होती है, लेकिन हवा में चक्रा की गर्मी अब भी साफ महसूस हो रही होती है। बोरुतो गहरी सांस लेता है, उसका कारमा अभी भी एक्टिव होता है। तभी उसका शरीर एक पल के लिए सख्त हो जाता है। उसके इनर माइंड में एक ठंडी आवाज गूंजती है, तो आखिरकार वो लौट आया। बोरुतो तुरंत पहचान लेता है कि ये आवाज मोमोशिकी की है। वो हैरानी से पूछता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? मोमोशिकी हंसते हुए जवाब देता है, क्या तुम्हें महसूस नहीं हुआ? कितनी शर्म की बात है। बोरुतो एक पल के लिए रुक जाता है और बिना कुछ कहे आंखें बंद कर लेता है। वो आसपास के एरिया को सेंस करने लगता है, लेकिन अचानक एक जगह पर आकर पूरी तरह ठहर जाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और सांस हल्की सी अटक जाती है। वो हकलाती हुई आवाज में बोलता है, क्या ये डैड है? उसी पल मोमोशिकी उसे देखते हुए हल्की सी कोल्ड स्माइल करता है। बोरुतो तुरंत खुद को संभालता है और सिर हिलाकर बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ सेकंड तक वो वहीं खड़ा रहता है जैसे दिमाग और दिल आपस में लड़ रहे हों। फिर वो पक्के फैसले के साथ बोलता है, अगर ये सच है तो मैं खुद जाकर देखूंगा। अगले ही पल बिना एक सेकंड गवाए वो फ्लाइंग राइजन एक्टिवेट करता है और सीधा कोनोहा में पहुंच जाता है। वहाँ उसकी नजर थोड़ी दूरी पर खड़े नारुतो और हिनाता पर पड़ती है और वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। फिर वो अपने बगल में खड़े कवाकी को देखता है, जिसके चेहरे से साफ पता चल रहा होता है कि वो कितना घबराया और उलझन में है, क्योंकि वो भी समझ नहीं पा रहा होता कि नारुतो यहाँ कैसे लौट आया। बोरुतो भारी आवाज में कवाकी से पूछता है, क्या ये तुम्हारा किया हुआ है? कवाकी कुछ बोल नहीं पाता, बस घबराया हुआ खड़ा रहता है। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे होते। हिमावारी नारुतो के पास खड़ी होती है। अब बोरुतो पास आता है और नारुतो और हिनाता के सामने आकर खड़ा हो जाता है। नारुतो कुछ समझ पाता उससे पहले ही बोरुतो जोर से दोनों को गले लगा लेता है और उसकी आंखों से आंसू जमीन पर गिरने लगते हैं। रोते हुए बोरुतो
नारुतो कहता है, मुझे पता था आप लोग एक न एक दिन जरूर लौटेंगे। 3 सालों से दबा हुआ उसका पुराना दर्द बाहर आने लगता है। उसका अकेलापन और बेबसी उसकी आवाज में साफ झलकती है। वो आगे कहता है, मैं इतने दिनों से बस इसी उम्मीद में जिंदा था कि आप एक दिन वापस आएंगे। नारुतो हल्की दर्द भरी मुस्कान देता है और बोलता है, काफी बड़े हो गए हो। हिनाता उसे शांत करते हुए कहती है, हमें पता था बेटा, तुम कभी हार नहीं मानोगे। उस पल पूरा उजुमाकी परिवार फिर से एक साथ खड़ा होता है। थोड़ी दूरी पर कवाकी ये सब चुपचाप देख रहा होता है और उसके दिल में शर्मिंदगी और डर एक साथ उभरने लगते हैं। उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगते हैं और वो समझ नहीं पाता कि अब नारुतो के सामने किस मुंह से जाए। उसी पल अचानक नारुतो उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसकी 2 उंगलियां अपने माथे पर रखी होती हैं। ये गोकू का इंस्टेंट ट्रांसमिशन होता है। कवाकी चौंक कर 2 कदम पीछे हट जाता है। नारुतो उसे ठंडी नजर से देखता है और उसके अंदर की शक्ति कवाकी को साफ महसूस हो रही होती है। उसकी मुट्ठियां और ज्यादा कस जाती हैं। नजरें अब भी जमीन से नहीं उठ पाती। कांपती हुई लेकिन दबाई हुई आवाज में वो बोलता है, मैं बस आपको सही सलामत देखना चाहता था लॉर्ड सेवेंथ। उसके शब्दों में सफाई नहीं होती, सिर्फ पछतावा और डर होता है। इस बात का डर कि सामने खड़ा इंसान अब उसे किस नजर से देख रहा है। कुछ पल के लिए पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। कोई कुछ नहीं बोलता। नारुतो शांत लेकिन भारी आवाज में बोलता है, सच बोलूं तो मुझे पहली बार तुम पर गुस्सा आ रहा है। नारुतो आगे बोलता है, आखिर तुम इतना बड़ा और ना समझ वाला फैसला कैसे कर सकते हो? तुम मेरे लिए बोरुटो को मारने चले गए, तुम्हारा खुद का भाई को। नारुतो गहरी आवाज में बोलता है, अगर तुम अब तक बोरुटो को मार चुके होते तो कवाकी मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाता। वो आगे शांत लेकिन भारी शब्दों में कहता है, अब जरा गांव को देखो, क्योंकि ये तबाही तुम्हारी उसी गलती की कीमत है। नारुतो की आवाज शांत रहती है लेकिन उसके हर शब्द में ऐसा वजन होता है कि पूरा माहौल दब सा जाता है। कवाकी सिर झुका लेता है और बहुत धीमी आवाज में बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए लॉर्ड सेवेंथ। उस वक्त मुझे यही सही लगा। कुछ पलों के लिए चारों तरफ पूरी तरह खामोशी छा जाती है। फिर नारुतो के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। नारुतो बोलता है, लेकिन ये भी सच है कि तुमने ये सब हमारे लिए किया, लोगों की रक्षा के लिए और इस गांव के लिए। इसके बाद नारुतो का लहजा थोड़ा सख्त हो जाता है और वो साफ शब्दों में कहता है, लेकिन याद रखना कवाकी, अगली बार ऐसी गलती को माफी नहीं मिलेगी। इतना कहकर नारुतो हल्की सी हंसी देता है, एक कदम आगे बढ़ता है और कवाकी को गले लगा लेता है। वो बहुत धीमी आवाज में कहता है, और ये मत भूलना तुम भी मेरे एक बेटे हो। ये सुनते ही कवाकी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती रहती है कि इतनी बड़ी गलती के बावजूद नारुतो ने उसे हंसते हुए माफ कर दिया। उसी पल कवाकी के दिल में नारुतो के लिए सम्मान और भी गहरा हो जाता है। तभी पीछे से एक गंभीर आवाज आती है, नारुतो तुम इतने दिनों से आखिर थे कहाँ? ये आवाज शिकामारू की होती है। नारुतो मुड़कर देखता है और सामने शिकामारू को गंभीर चेहरे के साथ खड़ा पाता है। शिकामारू की आंखों में राहत भी होती है और सवाल भी। शिकामारू आगे बोलता है, पूरे गांव ने तुम्हें मरा हुआ मान लिया था, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? नारुतो बोलता है, बहुत लंबी कहानी है शिकामारू। वो आगे कहता है, लेकिन मुझे पहले ये जानना है गांव में ये सब क्या चल रहा है और सस्के इस वक्त यहाँ क्यों नहीं है? तभी बोरुटो आगे आता है और नारुतो की तरफ देखते हुए बोलना शुरू करता है। बोरुटो भारी आवाज में बोलता है, डैड आपके गाँव से जाने के बाद सब कुछ बदल गया। वो आगे बताता है, एडा की ऑमनीपोटेंस एबिलिटी की वजह से पूरी रियलिटी पलट गई। पूरी दुनिया मुझे आपका हत्यारा समझने लगा और कवाकी को आपका बेटा मान लिया गया। मास्टर सस्के ने सच समझ लिया था, इसीलिए उन्होंने मेरा साथ दिया। लेकिन बोरुटो की आवाज थोड़ी भारी हो जाती है जब वो कहता है, लेकिन बाद में वो भी ओत्सुत्सुकी का शिकार हो गए। वो बताता है, अब वो एक गॉड ट्री में बदल चुके हैं। उसके बाद 10 टेल्स से पैदा हुए नए ओत्सुत्सुकी सामने आए। वो समझाते हुए बोलता है, ममुशी उन्हीं में से एक है और उनका लीडर जूरा है जो अभी नीचे जमीन पर गिरे हुए हैं। ये सब उसका क्लोन थे। नारुतो कुछ पलों तक बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। बोरुटो की बातों के बाद उसका चेहरा सख्त हो जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं होता बल्कि एक ठंडी और गहरी गंभीरता उतर आती है। नारुतो धीरे से अपनी मुट्ठी भींचता है। उसके आसपास की हवा भारी होने लगती है। नारुतो गहरी आवाज में बोलता है, तो मेरे जाने के बाद यहाँ इतना सब कुछ हो गया है। ये सुनकर शिकामारू गहरी सांस लेता है। वो कुछ पल बिल्कुल चुप रहता है, फिर बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज में बोलता है, तो मेरा शक गलत नहीं था। उसी पल सीन बदल जाता है। अब हम कोनोहा के अंदर एक हिडन प्लेस देखते हैं। वहाँ जूरा खड़ा होता है। वो अचानक रुक जाता है। उसकी आंखें सख्त हो जाती हैं। जूरा आसपास फैलते चक्रा को ध्यान से महसूस करता है। वो गहरी आवाज में बोलता है, 9 टेल्स का चक्रा। वो एक पल के लिए रुकता है, फिर दोबारा सेंसिंग करता है और तभी उसे फर्क साफ समझ में आ जाता है। जूरा शांत लेकिन निश्चित स्वर में बोलता है, ये एक नहीं है, 2 अलग 9 टेल्स चक्रा सिग्नेचर्स हैं। वो आगे साफ शब्दों में कहता है, एक तो उस लड़की से आ रहा है जो पहले से इस दुनिया में मौजूद था और दूसरा अचानक प्रकट हुआ है, बहुत भारी, बहुत स्थिर। जूरा के होंठों पर हल्की सी ठंडी मुस्कान आ जाती है। वो धीमी आवाज में बोलता है, कहीं ये चक्रा नारुतो उजुमाकी का तो नहीं? फिर जूरा आखिरी बात कहता है, तो आखिरकार वो लौट आया। नारुतो उजुमाकी, हम बहुत जल्द मिलेंगे। दोस्तों वीडियो यहीं तक थी। जूरा को अब नारुतो की वापसी का एहसास हो चुका है। अब अगली वीडियो में देखेंगे क्या नारुतो इन ओत्सुत्सुकियों को रोक पाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में ये भी बताना क्या नारुतो को कवाकी को माफ करना चाहिए था या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में।